This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला किया था बीजीय व्यंजक के पद, यानी कि टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने देखा था कि एक बीजीय व्यंजक जिन भी छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है उन्हें हम बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। और इन बीजीय व्यंजक के पदों को किससे अलग किया जाता है? इन्हें या तो प्लस के चिन्ह से या फिर माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2x माइनस वाई, तो इसमें कितने पद होंगे? देखिए, एक तो यह 2x से मिलकर बना है और एक यह y से मिलकर बना है, तो इसमें कितने पद होगा? टोटल 2 पद हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ये जो पद होते हैं यह कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने देखा 2 प्रकार के पद हो सकते हैं बीजीय व्यंजक में। एक तो हो सकता है समान पद और दूसरे हो सकते हैं असमान पद, यानी कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है। अब समान पद क्या होते हैं? समान पद होते हैं जिनके चर भी समान होते हैं और उन चरों की घातें भी समान होती हैं। चर भी समान और समान चरों की घातें भी समान होती हैं, उन्हें हम कहेंगे समान पद यानी कि लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स यानी कि असमान पद क्या होंगे? यदि इनमें से एक भी चीज नहीं है, या तो आपके चर समान नहीं है, या फिर उनकी घातें समान नहीं है, या फिर दोनों ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि वह पद असमान पद होंगे। ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एक पद के गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2x माइनस वाई है, तो इसमें हमारे 2 पद हैं। कौन कौन से? 2x है और माइनस वाई है। फिर हमसे पूछा जाता है किसी पद के गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो एक पद किन किन हिस्सों से मिलकर बना है? जैसे यहाँ पर 2x है, तो 2x किस किस से मिलकर बना है? 2 से और x से। 2 इंटू एक्स जब हमने किया तभी तो 2x आया, तो इसका मतलब 2 और x इसके क्या होंगे? 2 और x इसके गुणनखंड होंगे, यानी कि फैक्टर्स होंगे। और माइनस वाई किससे मिलकर बना होगा? -1 गुणा वाई। -1 गुणा वाई से मिलकर बना है, तो -1 और y माइनस वाई के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स होंगे। ठीक है। तो देखिए, गुणनखंडों से मिलकर क्या बनेगा? आपका एक पद बनेगा। और पदों से मिलकर क्या बनेगा? पदों से मिलकर आपका पूरा बीजीय व्यंजक बनेगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अभी यह समझ में आया, तो अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका उत्तर पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है -5y² -5y² और इसके आपको बताने हैं कि गुणनखंड क्या होंगे, यानी कि फैक्टर्स क्या होंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़े हैं, आपको कोशिश करनी है 5:30 तक, 5:30 बजे तक जुड़ जाना है क्लास में। हाँ जी, मोहित सरोवा की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, कोई डाउट है क्या? सर इसके गुणनखंड जो होंगे तो वाई स्क्वायर है, तो 2 वाई होने चाहिए सर, इसमें ऑप्शन में तो नहीं है। हाँ जी, तो ठीक है, अभी आपको जो सही लग रहा है ना, अभी हम यही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको जो सही लग रहा है वो लिख दीजिए। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड हो रहे हैं। किन्हीं 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से अपना आंसर करें। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया गया है? -5y²z, तो -5y²z यह दिया गया है। इसके गुणनखंड लिखने हैं, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, -5 गुणा y गुणा z ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं y गुणा y करूंगा तो y² आएगा और z आएगा। ठीक है।
तो अभी देखिए आपसे दो तरह की चीजें पूछी जा सकती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, कैसे लिखना है? गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तब तो देखिए आपको ऐसे ही लिखना है, यानी कि 2 बार y लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि गुणा करने पर हमें वही हमारा बीजीय व्यंजक प्राप्त होना चाहिए, तब तो 2 बार y आएगा ही। लेकिन यदि आपसे पूछे जाते हैं कि खाली गुणनखंड लिखिए, तो खाली गुणनखंड में यह भी y है, यह भी y है, तो हम कैसे लिखेंगे? -5 y z। अब देखिए एक y यह है, एक y यह है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आप गुणनखंड बताइए, यानी कि गुणनखंड में क्या क्या आ रहा है। तो आप y को या फिर कोई और संख्या को जो कि 2 बार आ रही है उसे एक बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 बार y नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? -5 y z। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछा जाता है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तब आपको यह 2 बार y जरूर लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को या फिर किसी बच्चे को डाउट है? समझ में आया सभी को? तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखिए गुणनखंड तो हालांकि यह भी है, -5 भी है, y भी है, -5 और z भी है, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा या फिर सभी गुणनखंड मौजूद हो। तो सभी गुणनखंड किसमें मौजूद है? ऑप्शन डी में मौजूद है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही उत्तर। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। आज के हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संख्यात्मक गुणांक, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले तो क्या आता है, यदि हम परिभाषा से समझे, संख्यात्मक मतलब यानी कि कोई संख्या होनी चाहिए। संख्यात्मक मतलब कोई संख्या होनी चाहिए। और गुणांक मतलब क्या हो गया? कि गुणा में जो अंक है, गुणा में जो अंक है। तो देखिए इसे हम समझते हैं, किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, तो इसमें संख्यात्मक गुणनखंड को संख्यात्मक गुणांक कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमें दिया गया है 3y माइनस, यह हमें दिया गया है। तो देखिए हमसे पूछा जाता है y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैसे लिखना है? इसे हम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी कि इस बीजीय व्यंजक को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 गुणा y माइनस 7, 3 गुणा y माइनस 7 ऐसे लिख सकता हूँ। तो y के गुणा में कौन सा अंक है? y का संख्यात्मक गुणांक मतलब y के गुणा में कौन सा अंक है, जो कि एक संख्या होनी चाहिए। संख्यात्मक गुणांक यानी कि गुणा में वह अंक जो कि एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो y के गुणा में कौन सा अंक है? y के गुणा में 3 है। तो 3 यहाँ पर y का क्या होगा? संख्यात्मक गुणांक होगा। ठीक है, अच्छा अभी मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2xy प्लस 7, 2xy प्लस 7 लेते हैं या फिर खाली। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक, ठीक है, खाली y का कोफिशिएंट पूछा जाता है, तो y का गुणांक क्या होगा? देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 7। तो y के गुणा में अब क्या है? y के गुणा में यह पूरा 2x है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा? यहाँ पर उत्तर आएगा आपका 2x। लेकिन यदि आपसे पूछा गया होता संख्यात्मक गुणांक, तो संख्यात्मक गुणांक की जगह आप केवल लिखते 2, क्योंकि y का संख्यात्मक गुणांक तो 2 ही है। लेकिन यदि गुणांक पूछा जाता है तो वह पूरा 2x होगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया है? यहाँ पर 3 हो गया है। तो देखिए अभी तक हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, हमने काफी सारी चीजें या फिर काफी सारी टर्म्स पढ़ ली हैं। तो हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी है।
तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि अचर क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट क्या होता है। वह संख्याएं या फिर वह राशि जो कि बदलती नहीं है, जिसका मान स्थिर रहता है। इसका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है, उसे हम अचर कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या होंगी? जो भी आपकी गणित की संख्याएं हैं, गणित की सभी संख्याएं आपकी अचर राशि होती है। उसके बाद हमने पढ़ा चर राशि। चर राशि क्या होती है? बिल्कुल अचर के विपरीत होती है, जिसका मान बदलता रहता है, इसका मान बदलता रहता है। उदाहरण के लिए इसे हम किससे दर्शाते हैं? इससे हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड या फिर और भी कोई भी अक्षर। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बीजगणितीय गणितीय व्यंजक, यानी कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि आखिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो देखिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने देखा कि इसमें चर भी होता है, इसमें अचर भी होता है, और इसमें ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएं भी होती है। चर होता है, अचर होता है और संक्रियाएं भी होती है। उदाहरण के लिए हमें यह दिया गया है 5y-3, तो इसमें देखिए यह अचर राशि भी है, इसमें y चर राशि भी है, और बीच में माइनस जो है वह ऑपरेशन यानी कि संक्रिया भी है। तो यह पूरा मिलकर हमारा एक क्या बनाएगा? यह पूरा मिलकर एक बीजगणितीय व्यंजक बनाएगा। फिर हमने देखा बीजगणितीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। तो जिन हिस्सों से मिलकर बीजगणितीय व्यंजक पूरा बना हुआ होता है उन्हें हम पद कहते हैं, और इन्हें हम प्लस और माइनस से अलग करते हैं। जैसे 5y-3 यानी कि 5y-3 आपका एक बीजगणितीय व्यंजक है। यह किन किन से मिलकर बना है? यह 5y से मिलकर बना है और यह -3 से मिलकर बना है। तो यह दोनों आपके बीजगणितीय व्यंजक के पद होंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अभी देखा संख्यात्मक गुणांक यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो किसी एक पद में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? तो वह संख्या जो कि चर के गुणा में हो। जैसे यदि हमसे यहाँ पर पूछा जाता है तो y का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? y के गुणा में 5 है, तो y का संख्यात्मक गुणांक होगा आपका 5। तो ये सभी टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी है। क्या सभी बच्चों को यह सारी टर्म्स राशि क्लियर है या किसी को डाउट है? यदि क्लियर है तो y लिखेंगे, कहीं कुछ भी डाउट है तो n लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं क्या सभी को क्लियर है या फिर किसी को कुछ डाउट है। बेटा यदि कहीं पर कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 23 सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमें पद दिया गया है -1। अच्छा ये पद नहीं है, ये पूरा आपका बीजीय व्यंजक है, -5y-7। तो पूरे बीजीय व्यंजक में इसमें हमें y का संख्यात्मक गुणांक बताना है कि इसमें पूरा संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे गलती कर भी रहे हैं, ध्यान से उत्तर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान टॉपिक है। वेरी गुड, काफी बच्चों को उत्तर आ गए हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकंड है, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है। दस सेकेंड। 5 4 3 2 1 टाइम। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में कर सकते हैं।
तो देखिए हमें क्या दिया गया है, -5y-7। ठीक है, इसमें हमें बताना है y का संख्यात्मक गुणांक। क्या बताना है, y का संख्यात्मक गुणांक बताना है। तो चलिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -5 गुणा y-7। y का संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या है कि y के गुणा में कौन सी संख्या है। तो y के गुणा में कौन सी संख्या है, -5। तो केवल ऑप्शन बी आपका -5 सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ऑप्शन ए उत्तर कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऑप्शन डी भी उत्तर कर रहे हैं। बेटा ये नहीं होगा आपका उत्तर, क्योंकि देखिए इन दोनों में y है, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में y है। यदि y नहीं होता तो आपका ऑप्शन ए सही होता, लेकिन y का संख्यात्मक गुणांक पूछा है तो हमें बताना है y के गुणा में कौन सी संख्या है। तो y के गुणा में तो केवल -5 ही है, तो इसका मतलब केवल आपका ऑप्शन बी -5 सही उत्तर होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हमें संख्यात्मक गुणांक ही बताना है फिर से, लेकिन इस बार किसका बताना है, वाई स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक बताना है। और बीजीय व्यंजक क्या दिया गया है, -z+3y²। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करें और सही सॉल्व करें। सभी बच्चों को बिल्कुल सही सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा कोई एक स्टूडेंट है बेटा वो हर क्वेश्चन का उत्तर गलत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सही जवाब देना है। कोशिश करें सही जवाब दें। चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं, सभी बच्चे उत्तर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। चलिए अभी जो भी बच्चे पूरे सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, इस बार हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है -z+3y²। उसमें हमसे पूछा है वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। तो वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, यानी कि वाई स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस का z+3 गुणा वाई स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है, वाई स्क्वायर के गुणा में है आपका 3। तो 3 ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्यान रखना है 3y नहीं होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर के गुणा में 3y नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर के गुणा में केवल 3 है, तो 3 आपका सही उत्तर होगा। ना ही आपका -z होगा, क्योंकि -z तो प्लस में है, गुणा में नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यदि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि y का गुणांक बताइए, y का गुणांक बताइए, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3y² को 3y, क्योंकि y गुणा y क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए खाली गुणांक बताइए, तो y का गुणांक होगा आपका 3y। y का गुणांक क्या हो जाएगा फिर, 3y हो जाएगा। लेकिन अभी हमसे ऐसा पूछा नहीं गया है, तो अभी हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। है बहुत आसान, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी। तो हमें फिर से गुणांक बताना है, x³ - y³ - 3xy x+y। इसमें हमें y³ का गुणांक बताना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड बचे हैं। 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, अपना उत्तर करें। 5, 4, 3। सर 5 मिनट। ठीक है, चलिए आप आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए आपको 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने उत्तर कर दिया है एक बार फिर से निकाल के देखें, क्या कहीं जल्दबाजी में गलती तो नहीं हो गई है। और जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं किया है वो अपना उत्तर करेंगे। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा है, x³ माइनस y³ माइनस 3xy x प्लस वाई। इसमें हमें बताना है y³ का गुणा। y³ कहाँ पर है, y³ यहाँ पर है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। x³ को कैसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा x³। यदि आपसे 1 का पूछा जाता तो आप क्या, सॉरी x³ का गुणांक पूछा जाता तो आप क्या लिखते, 1 लिखते। माइनस 1 गुणा y³ माइनस 3xy x प्लस वाई। अभी हो सकता है कुछ बच्चों ने देखा हो कि सर y³ का पूछा गया है, y³ यहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपने उत्तर लिख दिया -1, क्योंकि -1 y³ के गुणा में है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पे -3 की जगह +1 एक और ऑप्शन होता तो +1 उत्तर नहीं आता, -1 ही उत्तर आता। ठीक है, क्योंकि इसके गुणा में माइनस का 1 है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने क्या किया हो कि इसको भी सॉल्व करके देखा हो। चलिए करके देखते हैं इसको भी। x³ माइनस y³ माइनस 3xy x प्लस वाई। अब कुछ बच्चों को गुणा करना शायद आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। देखिए यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आपको आगे चलकर अच्छे से सिखाया जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं इसको जल्दी से। इसको कैसे लिखेंगे, x³ माइनस y³। इसको मैं गुणा करता हूँ अंदर, ब्रैकेट के अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो 3xy गुणा x माइनस 3xy गुणा y, यानी कि इस -3xy का मैंने अंदर गुणा कर दिया x प्लस वाई में। तो पहले x से कर दिया यहाँ पर, फिर y से कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं क्या आएगा। x³ माइनस y³ माइनस 3xy पहले से है, इसमें x का गुणा और हो गया, तो एक x यह, एक x यह, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर y माइनस, अब यहाँ पर भी ऐसे ही y है और उसके गुणा में एक और y आ गया, तो क्या हो जाएगा 3xy स्क्वायर। तो गुणा करने पर या फिर इसे हल करने पर आपके पास क्या आया, -3x स्क्वायर y माइनस 3x y स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना किसका है, y³ का निकालना है। तो y³ तो अब भी केवल यहीं पर है और कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब y³ का गुणांक क्या आएगा, y³ का गुणांक तो अभी भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो -1 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा।
लेकिन अभी बात आती है कि तरीका कौन सा सही है, या तो हम इस तरीके से सॉल्व करें या फिर हम इस तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, यह डायरेक्ट है, लेकिन आपको हमेशा ब्रैकेट खोलकर तब सॉल्व करना है। दूसरा वाला तरीका यह सही है, यह गलत है। अच्छा, अभी तो आपको इसीलिए देखिए यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर आ गया, क्योंकि आपको हो सकता है कुछ बच्चों को गुणा करना नहीं आता हो, यानी कि ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, चरों का आपस में गुणा कैसे होता है, वह शायद नहीं आता हो। इसलिए जिन बच्चों ने डायरेक्ट सॉल्व किया है उनका भी उत्तर वही आएगा। प्रश्न इसी तरीके से बनाया गया है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता, मान लीजिए कि वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो फिर आप उत्तर कर ही नहीं पाते डायरेक्ट, क्योंकि वाई स्क्वायर तो है ही नहीं, ना यहाँ है ना यहाँ है, और यहाँ पे हमको पता नहीं लग रहा है बिना ओपन किए हुए। तो आप या तो जीरो लिखते या फिर सॉल्व नहीं कर पाते। तो वाई स्क्वायर का पूछा जाता या फिर एक्स स्क्वायर का पूछा जाता, तो उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ता। और इन दोनों के लिए, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, दोनों के लिए उत्तर क्या होता, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है तो इसके केस में भी आता -3, और वाई स्क्वायर यहाँ है तो इसके केस में भी आता -3। तो दोनों के लिए उत्तर आता -3। लेकिन उसको आप जब ब्रैकेट ओपन करके ही निकाल सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता था। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है अभी के लिए -1। क्या सभी बच्चों को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि संख्यात्मक गुणांक और गुणांक के बारे में पता लगा? सभी को क्लियर है या किसी को कुछ भी डाउट है? वाई और एल लिखकर बताइए जल्दी से। क्या सभी को क्लियर है या फिर किसी को कुछ भी डाउट है? क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को क्लियर है तो आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना। अभी तक हमने पढ़ा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर इस बीजीय व्यंजक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, तो देखिए, बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए चरों का मान, जो भी उसमें चर उपस्थित हैं, उनका मान आपको बीजीय व्यंजक में रखना है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में क्या दिया गया है, व्यंजक 3y-7 का मान y बराबर 3 पर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, y बराबर 3 हमें चर का मान दिया गया है, इस चर के मान को हम इस बीजीय व्यंजक में रखेंगे। तो 3y-7 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा y-7 ऐसे लिख सकता हूं मैं। और y बराबर कितना दिया है, 3 दिया गया है, तो y की जगह पे 3 लिख देते हैं। तो 3 गुणा y की जगह पे 3 लिखा, -7 का -7, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9-7, 9-7 कितना हो गया, 2। तो हमारा y बराबर 3 पर, y बराबर 3 पर बीजीय व्यंजक का मान कितना आया, 2 आया है। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि उसमें जो भी चर हैं उनके मान हमें दिए गए हुए होने चाहिए, दिए गए हुए होने चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए। 2x + 3y, आपसे पूछा जाए कि बीजीय व्यंजक 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे 1 लिखेंगे, y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 2 गुणा x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 1, प्लस 3 गुणा y की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, 2। तो 2 गुणा 1 क्या हो गया, 2, प्लस 3 गुणा 2 क्या हो गया, 6। तो 2 + 6 आपका कितना हो गया, 8। तो 8 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने बीजीय व्यंजक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक y³ + 3y² + 4y - 2, इसका हमें मान ज्ञात करना है, किस पर, y बराबर -1 पर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभी y बराबर -1 हम इसमें रखेंगे। तो देखिए, कुछ बच्चे तो गलती एक करते हैं कि y बराबर -1 केवल y में ही रखते हैं, y² और y³ में मान ही नहीं रखते।
क्योंकि वे सोचते हैं कि y का मान दिया गया है तो y का मान हमने यहाँ पर रख दिया, लेकिन इनमें भी तो रखना है आपको, तो कैसे मान रखेंगे चलिए समझते हैं। y क्यूब है, y क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब। y की जगह लिखा -1 और इसकी घात 3 थी तो -1 में भी घात 3 लगा दिया, प्लस 3 गुणा 3y² है ना, तो 3 गुणा y², और y की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर। फिर क्या है आपका 4y, तो +4 गुणा -1। फिर क्या है -2, तो यहाँ पे -2 का -2, तो y बराबर -1 हमने हमारे बीजीय व्यंजक में रख दिया है। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए -1 की घात 3, आपको पता है -1 गुणा -1 गुणा -1, -1 की घात 3 का मतलब क्या है, -1 को आप 3 बार गुणा करें, -1 को स्वयं से 3 बार गुणा करें, तो -1 की घात 3 का क्या क्या वैल्यू आएगी, -1 गुणा -1 होगा आपका +1, और फिर +1 को हम -1 से गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा आपका -1। तो -1 का क्यूब क्या आ गया, -1। फिर देखिए प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर, तो -1 गुणा -1, -1 गुणा -1 क्या होगा आपका +1, तो यह आएगा आपका +1। फिर देखिए प्लस, अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 4 गुणा -1, 4 गुणा -1 क्या होगा, -4, और -2 का -2। ठीक है, चलिए अभी हम इसे और सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 3 गुणा 1 क्या होगा, 3 -4 -2। तो देखिए अभी हमने जब भी ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी थी, हमने यह देखा था कि जब भी चिन्ह आपके समान आते हैं वह पूर्णांक जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से पूर्णांकों के चिन्ह समान है, इसका समान है, इसका समान है, इसका समान है, तो ये तीनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो 7 आ गया हमारा, लेकिन यह किसका आएगा, यह माइनस का ही आएगा, क्योंकि इन तीनों पूर्णांकों के आगे चिन्ह माइनस है। तो जब भी जोड़ होता है चिन्ह जो आता है वह हमेशा सभी पूर्णांकों के समान आता है। ठीक है, सभी पूर्णांकों के समान, या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि बड़े पूर्णांक के समान आता है। बड़ा पूर्णांक 4 है इसलिए चिन्ह आपका माइनस का आ गया। ठीक है, कैसे भी समझ सकते हैं। और प्लस का क्या बचा, प्लस का बचा आपका 3। ठीक है, -7 + 3, एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो +3 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, -4। तो -4 हमारा इसका सही उत्तर होगा। -3 नहीं आएगा बेटा, -4 आएगा ना, 3 में से आप 7 को घटा रहे हैं, तो -4 आपका सही उत्तर होगा। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया या फिर किसी को डाउट है? अच्छा, जिसको डाउट है वो बच्चे पूछ लें, किसी को भी यदि डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी चर दिया जाता है, जो भी चर का मान दिया जाए वह बीजीय व्यंजक में रखना है और उसे फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा आप बताएंगे दीपू सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आई है या फिर पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? एक बार अनम्यूट करके बताइए। दीपू, ठीक, चलिए तो एक बार देखिए फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था कि जो भी आपका बीजीय व्यंजक में चर होता है, जैसे यहाँ पर क्या है चर, यहाँ पर आपका y चर है। ठीक है, यहाँ पर आपका y चर है, तो y का मान हम इस बीजीय व्यंजक में रखेंगे। तो y बराबर दिया है -1, तो y बराबर -1 हम इस बीजीय व्यंजक में रखेंगे। तो पहली टर्म क्या है या फिर पहला पद क्या है, y³ है, तो y बराबर -1 रखा तो क्या हो गया, -1 यानी कि -1 की घात 3। ठीक है, फिर क्या है, प्लस में है 3y की घात 2, तो हमने यही किया, प्लस में 3 का 3, y की जगह लिखा -1 और उसकी घात 2। फिर क्या है, प्लस का 4y है, तो प्लस का 4 और y की जगह क्या लिखा, -1, लास्ट में -2 है तो -2 का -2 लिखा। ठीक है,
उसके बाद हमने निकाला -1/3। तो -1/3 कितनी होती है? -1 गुणा -1 गुणा -1। और जब आप इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -1 ही आएगा। तो -1/3 कितनी हो गई? -1 हो गया है। प्लस का प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर या फिर -1/2। इसका मान कितना आता है? -1/2 का मान आता है +1। तो हमने क्या लिखा? 3 की जगह 3 लिखा है। -1/2 का उत्तर क्या आया? +1। तो हमने लिखा प्लस में 1। फिर देखिए 4 गुणा -1 है, तो 4 गुणा -1 कितना होगा? -4। तो वह लिखा यहाँ पर -4। और -2 है, -2 को तो -2 एज इट इज लिखा रहने दिया। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर -1 है, -1 का -1 आया। 3 गुणा +1, तो 3 गुणा +1 क्या होगा? आपका 3 होगा प्लस का। तो प्लस का 3 लिखा है यहाँ पर। माइनस का 4 है यहाँ, तो यहाँ भी -4 लिखा है। -2 है, तो यहाँ भी -2 लिखा है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? -1 +3 -4 -2। अब जिन भी पूर्णांकों के चिन्ह समान है उन्हें हमने जोड़ दिया है, क्योंकि हमने यह पूर्णांकों पर जब संक्रियाएं पढ़ी थी तब पढ़ा था कि जब जो भी पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं वह आपकी जुड़ती हैं, और चिन्ह जो होता है वह बड़े पूर्णांक के समान होता है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? चिन्ह किस किस के समान है? इसका समान है, इसका समान है, इसका समान है। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। 1 और 4 5, 5 और 2 7। तो 7 हमने जोड़ दिया। चिन्ह किसका आएगा? बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक है आपका 4, इसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो 7 आ गया माइनस का। तो प्लस का 3 तो है ही है, तो प्लस के 3 का क्या लिखा? प्लस का 3 में से 7 घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस की संख्या आएगी सबसे पहले। तो फिर 7 में से 3 घटाया तो क्या आएगा? 4। तो -4 हमारा उत्तर आ गया। क्लियर हुआ? मोनिका राजपूत दीपू सिंह की आईडी से। और जिन भी बच्चों को डाउट था सभी को क्लियर है, या फिर अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और सभी को क्लियर है तो भाई लिखे। सर ये बताने वाला दोबारा समझाना। कौन सा वाला? -1 +3 -4 -2। ठीक है। तो बेटा इसका मतलब आपने जब हमने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी है तब आपने ध्यान नहीं दिया है, या फिर आपने रिवाइज नहीं किया है। तो उसमें हमने यह पढ़ा था कि जिन भी पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं, यदि आपके, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि आपके पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो क्या होगा? जोड़ होगा। ठीक है। पूर्णांकों का चिन्ह समान है तो जोड़ होगा। और चिन्ह किसके समान आएगा? चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। ठीक है। और यदि आपके पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो क्या होगा? घटाव होगा। और चिन्ह किस पूर्णांक के समान आएगा? चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा। ये डबल डंडे जो मैंने लगाए हैं इसका मतलब है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वही चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। ठीक है। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसकी सहायता से हमने कैसे सॉल्व किया है, दोबारा सॉल्व करते हैं। एक बार ही ध्यान से समझेंगे। -1 +3 -4 -2। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पूर्णांकों के चिन्ह समान भी हैं, कुछ के असमान भी हैं या फिर अलग भी हैं। तो हम क्या करते हैं? जिन भी पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं उन्हें पहले जोड़ लेते हैं। तो किस किस के समान है? इसके समान है, इसका समान है, इसका समान है। इन तीनों के माइनस का चिन्ह है, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 4 और 2 6, 6 और 1 कितना आया? 7। 7 आ गया। लेकिन इस 7 का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक इन तीनों में क्या है? 4 है, और 4 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो 7 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। उसके बाद क्या बचा? प्लस का 3 बचा हुआ है। प्लस के 3 को अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, प्लस का 3। अब देखिए हमारे पास दो पूर्णांक है, प्लस का 3 और माइनस का 7। इन दोनों के चिन्ह असमान है,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के चिन्ह समान है तो दूसरी वाली कंडीशन लग रही है, तो इनमें घटाव होगा। तो चलिए घटा देते हैं, 7 में से 3 को घटाया, क्या बचा, 4 बचा। लेकिन इस 4 का चिन्ह क्या आएगा, इस 4 का चिन्ह भी बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा, क्योंकि नीचे भी वही लिखा हुआ है, इन दो डंडों का मतलब वही है। तो चिन्ह फिर से बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक की दोनों में क्या है, 7 है, 7 के साथ चिन्ह माइनस का है, तो 4 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्या अभी क्लियर है या फिर अभी भी कोई डाउट है? क्या क्लियर हुआ या फिर डाउट है? क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखिए बेटा, यदि आपको है ना परेशानी होती है ना, तो आपको यह तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह तो पढ़ना ही है। पूर्णांकों पर संक्रिया, पूर्णांकों पर संक्रिया यानी कि जब हमारे पास नेगेटिव की संख्याएं हो, पॉजिटिव की संख्याएं हो, इनका आपस में गुणा कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, और फाइनल उत्तर जो आता है उसका चिन्ह कैसे निकाला जाता है, यह मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स में अगर आप मुझसे पूछते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो वह यही होगा, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, यह तो आपके बहुत ज्यादा ही काम आएगा। इसलिए जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बहुत बार बोला भी था कि इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, यह बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। चलिए, यह समझ में आया आपको? यह समझ में आया तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बोल्ड सेक्शन में उत्तर करेंगे। बीजीय व्यंजक 2y + 7 का मान हमें ज्ञात करना है, y = 3। ध्यान से मान रखना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, आराम से सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, वेरी गुड। कुछ बच्चों को उत्तर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने भी बच्चों ने उत्तर किया है बिल्कुल सही है। इतना बोलते ही एक बच्चे का गलत उत्तर आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करें। कोशिश सभी बच्चों को करनी है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीजीय व्यंजक का मान निकालना यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, यह भी आपके आगे तक काम आएगा। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। लास्ट 15 सेकंड बचे हैं। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से उत्तर करें। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम से। चलिए, अभी जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए 2y + 7 आपको क्या दिया गया है, 2y + 7। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा y + 7 ऐसे लिख सकते हैं। और y बराबर किस पे मान निकालना है, y बराबर 3 पर मान निकालना है, तो y की जगह 3 लिख देते हैं। तो 2 गुणा 3 + 7, तो क्या होगा, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 2 तिया 6 + 7, तो यह क्या हो जाएगा, 30 यानी कि 13। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
ऑप्शन बी 13 इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, कोई बच्चा ईमानदारी से बताएगा अनम्यूट करके। काफी बच्चों ने है ना ऑप्शन बी भी उत्तर किया है, ऑप्शन बी 21। तो उनका उत्तर कैसे आया, कहां पर आपने गलती की, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं उस पॉइंट को। जैसे भी आपने सॉल्व किया वैसे बता दीजिए। देखिए, यदि आप आज अभी नहीं बताएंगे तो आप फिर से हो सकता है गलती करें भविष्य में। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपने कैसे सॉल्व किया। कोई भी ईमानदार बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी ईमानदारी से बताना चाहता है जिसका ऑप्शन बी उत्तर आया था 21। कोई भी बताना चाहता है क्या, अनम्यूट करके। स्नेहा लांबा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपका बी आया था क्या? देखिए, ऑप्शन बी तो आया है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी उत्तर किया है, ईमानदारी से बता दीजिए। अच्छा, नहीं बताएंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे भी आपने सॉल्व किया है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शन बी गलत उत्तर होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने डायरेक्ट 7 गुना 3 किया हो, 7 गुना 3 7 या 21 होता है। और कुछ मुझे तरीका ध्यान नहीं आ रहा है जिससे कि 21 उत्तर आ सके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो चर दिया गया है उसका मान आप डायरेक्ट यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में रखें। चलिए, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन डी 13। क्वेश्चन नंबर 27, बीजीय व्यंजक दिया है। अच्छा, आपने 7 को 3 से गुना कर दिया। हाँ, तो वह नहीं करना है। 7 को 3 से गुना कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना। केवल आपको चर की जगह पे उसका मान रखना है, बाकी और कुछ भी चेंज नहीं करना है। चलिए, तो अभी हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है 8 - 3x²। इसका मान हमें ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। तो आप क्या करेंगे, बस x की जगह पे 2 रख दें, बाकी और जो जो दिया गया है वैसे उसे सॉल्व करते जाएंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं, गलत नहीं करना है। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए कमेंट में कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, 8 - 3x², यह दिया गया है ना। तो इसे पहले हम खोल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए 8 - 3 × x²। ठीक है, तो देखिए x
8 माइनस 3 गुणा x की जगह क्या दिया है, x बराबर 2 है, तो x की जगह पे हमने लिखा 2 का स्क्वायर। x की जगह पे क्या लिखा 2, और क्योंकि x की घात 2 है तो 2 की भी घात 2 होगी। 2 की घात 2 क्या होती है, 2 गुणा 2 4 होता है, तो 8 माइनस 3 गुणा 4। ठीक है, 3 गुणा 4 क्या होता है, 12 होता है, तो 8 माइनस 12। अभी देखिए छोटी संख्या है 8, उसमें से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं 12 को, तो कैसे आएगी, माइनस की संख्या आएगी। जब भी छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं माइनस की संख्या आएगी। और वैसे कितना आएगा, 12 में 60 गया तो 4, तो माइनस का 4 आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी -4 आपका सही उत्तर होगा। अच्छा, कुछ बच्चे यदि समझना चाहते हैं 8 माइनस 12 में से -4 कैसे आया, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था 8 किसका है, यह प्लस का है। एक आपकी संख्या पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि दोनों चिन्ह समान है, अलग अलग। और अभी हमने पढ़ा कि यदि आपके चिन्ह समान होते हैं तो घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम घटाव करते हैं, 12 में से 8 घटाया तो 4, और बड़े पूर्णांक के समान आएगा चिन्ह, तो बड़ा पूर्णांक है 12, 12 के साथ चिन्ह है माइनस का, तो 4 के साथ भी चिन्ह किसका होगा, माइनस का। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं -4 ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एक काम करते हैं, यह आपके होमवर्क में रहेगा। यह क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सभी को घर से सॉल्व करके आना है यह क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यही तक थी, लेकिन सभी बच्चे अगर कोई भी डाउट है तो डाउट पूछकर जाएंगे, बिना डाउट के नहीं चलना है।